हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो कि आपका 30 मार्च से पेपर निर्धारित किया गया, यानी कि 30 मार्च से आपका पेपर होने वाला है और लेके 28 अप्रैल तक आपका पेपर होने वाला है। तो आज से जो है कि एक न्यू सेशन हम सभी शुरू कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सभी कवर करने वाले हैं। इसमें जो है कि आपको हिंदी का क्वेश्चन, उसके बाद जो है कि आपका जो सोशल साइंस का पोर्शन है, यानी कि कह सकते हैं कि जीके का जो पोर्शन है, जिसमें कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ये जीके जीएस का पोर्शन, जिसमें कि साइंस भी आपका मेंशन हो जाएगा। तो ये सभी को आज की सेशन में हमसे कवर करने वाले हैं, जो कि मिक्स क्वेश्चन रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। कुल हम सभी 50 क्वेश्चन आज की सेशन में कवर करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है और सारा VBI क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फ्रेंड क्लास को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा आज की सेशन को। आज की सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है कि किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट करते चलिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 21 मार्च को हम सभी क्या करते हैं, 21 मार्च को हर एक वर्ष जो है कि वन दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी से कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 29 जुलाई को हम सभी हर एक वर्ष क्या करते हैं, बाघ दिवस मनाते हैं। और यहीं से याद रखिएगा 29 अगस्त को हम सभी क्या करते हैं, खेल दिवस मनाते हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद्र का जन्म दिवस है, इस दिन ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। यहाँ ये समझिएगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये किसकी प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। और ये जो है कि नर्मदा जिले में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे, गुजरात में। ये नर्मदा नदी के तट पर ही बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, तुर्की की राजधानी क्या है। अभी इसका नाम तुर्की है, इसकी राजधानी क्या है, याद रखिएगा अंकारा। तुर्की की राजधानी कहाँ पे है, अंकारा है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सोफिया जो है ये किसकी राजधानी है, तो बुल्गारिया देश की राजधानी है सोफिया, याद रखिएगा आप सभी। और बाकू जो है ये अजरबैजान देश की राजधानी है, बाकू। अजरबैजान देश की राजधानी कहाँ पे है, बाकू है। और यूरेवान जो है ये आपका आर्मेनिया देश की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। क्या बताएं, अगर अंकारा के बारे में पूछा जाए तो ये तुर्की की राजधानी है। सोफिया किसकी राजधानी है, तो याद रखिएगा बुल्गारिया देश की राजधानी है सोफिया। और येरेवान जो है ये किसकी राजधानी है, तो याद रखिएगा आर्मेनिया देश की राजधानी है। और बाकू जो है ये अजरबैजान देश की राजधानी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 है कि काठी क्या है। तो देखिए, काठी एक प्रकार का जो है लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे घूमर जो आपका होता है यह भी आपका एक प्रकार का लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है कि ये किसने किया था। तीसरी बौद्ध सभा संगीति की बात किया गया है, जो कि 255 ईसा पूर्व में आपका जो कि अशोक के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला वाला जो हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा आपका कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में, और चौथा जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 का आंसर कीजिएगा आप सभी कि निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर का जो है कि निर्माण जो है कि यानी कह सकते कि ये किसके द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, याद रखिएगा आप सभी। गयासुद्दीन जो है कि ये कह सकते कि तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, दिल्ली सल्तनत 1206 में शुरू होता है और यहीं से कह सकते हैं कि इस पे गुलाम वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, और उसके बाद जो है कि तो यहीं से कह सकते हैं कि आपका दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। पहला इसका गुलाम वंश बनता है, उसके बाद खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था, लोधी वंश था। ये जो है कि कुल 5 वंशों ने इस पे शासन किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है वह है।
स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप सभी, लॉर्ड रिपन को हम सभी स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। देखिए लॉर्ड कर्जन के बारे में क्या याद रखना है कि 1905 में इसने बंगाल विभाजन शुरू किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या याद रखना है? तो याद रखिएगा इसी के समय में 1857 वाला क्रांति हुआ था। ध्यान रखिएगा, और 1858 में क्या किया गया था? तो याद रखेंगे आप सभी, इसे भारत का पहला वाइसराय नियुक्त किया गया था। ये अंतिम गवर्नर जनरल तथा पहला वाइसराय बना था। देखिए आप सभी को बताना चाहते हैं, अगर आप भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि हम कुछ भी तैयारी नहीं कर पाए, तो देखिए आप सभी के लिए एक टारगेट कोर्स लॉन्च किया गया है। मात्र में 149 रुपया फी रखा गया है, ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, जिसमें कि नोट्स, ई बुक और पीडीएफ आपको दे दिया गया है। प्लस में सिलेक्टेड आपको क्लासेस भी दिया गया है, वो इंपॉर्टेंट क्लास दे दिया गया है, जिससे कि आप अच्छा खासा चीज़ें कवर कर लीजिएगा। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, काफ़ी स्कोर करने में आपको मदद करेगा। ज्वाइन कैसे करना है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एप्लीकेशन का, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके युवा शक्ति जी की कोई सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद डायरेक्ट आपसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए, मिनिमम समय में अच्छा खासा तैयारी कर लीजिएगा। आप सभी अगर उतना पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाइएगा आप सभी पेपर में, जिससे कि आपको सरकारी कॉलेज मिलने का चांस हो जाएगा। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए। अगला है सौर मंडल में हरा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो पृथ्वी को हम सभी नीला ग्रह कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि आपका अरुण है, इसे हम सभी क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मंगल को हम सभी क्या कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। आपका जो है कि शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह को हम सभी शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं इसे। बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे अधिक उपग्रह की बात किया जाए तो वो शनि के पास है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस तापमान पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है? देखिए पानी के अधिकतम घनत्व की बात किया गया तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, अधिकतम घनत्व। अगला है, निम्नलिखित में से किस समुद्र में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? यानी कि दुनिया में सबसे अधिक लवणता जो है वो किस समुद्र में हमें देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा आप सभी, मृत सागर में। याद रहेगा आप सभी को, मृत सागर में सबसे अधिक लवणता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए आप सभी से एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? चलिए नीचे कमेंट करके आप सभी बताइएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की बात किया गया है। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे आबादी वाला शहर जो है वो कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राजील, जो कि फ्रेंड कह सकते हैं कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर है दक्षिण अमेरिका का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तेल और ओंग निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? देखिए अमेरिका 2 है, एक दक्षिण अमेरिका, एक उत्तरी अमेरिका है, ध्यान रखिएगा। और उत्तरी अमेरिका में ही आपका यूएसए पड़ता है, जिसे हम सभी संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। अगला है, तेल और ओंग ये निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा महानदी की सहायक नदी है, ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानदी याद रखिएगा आप सभी, इसी पे हीराकुंड बांध बनवाया गया है, ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे लंबा बांध है, उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड बांध। अगला है, निम्नलिखित में से किसे खरीफ फसल के मौसम के रूप में जाना जाता है? यानी कि जब खरीफ फसल बोया जाता है वो किस समय बोया जाता है, ये क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो याद रखिएगा जुलाई से अक्टूबर के मध्य को हम सभी खरीफ फसल का मौसम कहते हैं। देखिए जून जुलाई में जो है कि खरीफ फसल बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, और उसके बाद जो है कि फिर रबी फसल बोया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये जो है कि आपका खरीफ फसल के समय का कह सकते हैं कि एक मौसम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राज्यसभा की अगर बात किया गया है तो आप सभी को भली भांति पता होगा कि राज्यसभा जो होता है सबसे उच्च सदन होता है, ध्यान रखिएगा। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे आप सभी। और इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है वो आपका उपराष्ट्रपति जी होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा से ही दिया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि कार्य जो करता है वो राज्यसभा का करता है, ना कि उपराष्ट्रपति के तौर पर इसको वेतन मिलता है, याद रखिएगा।
रखिएगा। देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट, सॉरी ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1 रुपए की करेंसी नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो देखिए 1 रुपया की यहाँ पर बात किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, जब भी 1 रुपया की बात किया जाए तो ये वित्त सचिव का होता है, या आपको भारत सरकार भी देखने के लिए मिल सकता है ऑप्शन में। याद रखिएगा आप सभी, जो भी ऑप्शन में देखने के लिए मिले टिक कर लेना है आप सभी को। तो 1 रुपया पर इसी का हस्ताक्षर होता है। बाकी बात आपका 10 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया, 50 रुपया हो गया, 100 रुपये हो गया, 200 रुपये हो गया, या 500 रुपये हो गया, इस पे जो हस्ताक्षर होता है वो आपका रिजर्व बैंक के गवर्नर, यानी कह सकते कि RBI का जो गवर्नर होता है उसी का हस्ताक्षर होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पॉलीसेकेराइड को पशु स्टार्च के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा ग्लाइकोजन को हम सभी, ध्यान रखिएगा, ये पशु स्टार्च के रूप में हम सभी जानते हैं। अगला है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर्ण तंत्री के आधार पर यहां पर बात किया गया है, तो ये आपका 2 ही भाग में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका जो है कि सघोष होता है, यानी कि घोष होता है, और एक आपका अघोष होता है। घोष और एक अघोष होता है, तो यही 2 भागों में से बांटा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि यह गाय अधिक दूध देती है, क्या कहा गया? यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यानी कि ये अधिक जो है ये किसकी विशेषता को बता रहा है? तो यह गाय अधिक दूध देती है, ये गाय अधिक दूध देती है, तो यहां पर दूध की विशेषता को बता रहा है कि गाय अधिक दूध देती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि महान का विलोम शब्द है, तो महान का विलोम क्या होता है? तो महान का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प को पहचानिए। यहां पर बहुवचन वाला रूप बताना है। चूटियां का बहुवचन क्या होगा? चलिए बताइएगा तो आप सभी, चूटियां का बहुवचन क्या हो जाएगा? देखिए जहां पर लास्ट में या लगा हुआ है तो सिर्फ इसमें चंद्र बिंदु लगा दीजिएगा तो समझ लीजिए वो उसका बहुवचन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूटियां हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जहां पर या लास्ट में लगा हुआ है सिर्फ इस पर चंद्र बिंदु और आपको चढ़ा देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दिया हुआ है कि विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया है, यहां पर जो है कि उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? अपमान किया है, या विश्वास किया, या विरोध किया, या सम्मान किया है? तो तिरस्कार के स्थान पर हम सभी जो रख सकते हैं वो अपमान को रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि विजय ने अजय का बहुत अपमान किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला है, न्यूटन के गति के पहले नियम को डैश भी कहा जाता है। न्यूटन का आप सभी 3 नियम पढ़े होंगे, पहला लॉ, दूसरा लॉ और तीसरा लॉ। तो चलिए पहला लॉ के बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे हम सभी जड़त्व का नियम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला नियम क्या कहते हैं कि संसार में जितने भी वस्तु हैं वो एक ही स्थान पे रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, यानी कि बाहरी बल जब तक ना लगाया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में एक कम्बल है और एक कम्बल में बहुत सारा क्या कर सकते हैं, गंध फंसा हुआ है, तो वो गंध तब तक रहेगा जब तक इसको हम झाड़े ना या तो डंडा लेके इसको पीटे ना। जैसे इसमें डंडा लेके हम पीटना शुरू करेंगे तो वो सारा धूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि संसार में जितने भी वस्तु हैं वो सभी एक ही स्थान पर रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया टू प्रतिक्रिया, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि एक थाप आप मारिएगा तो दूसरा थाप आपको भी मारेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? रॉकेट जो आपसे उड़ते हुए देखते हैं वो आपका न्यूटन के तीसरे नियम पे उड़ता है या संवेग संरक्षण पे उड़ता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि पीछे प्रेशर मारता है और उसके बाद फिर ऊपर की ओर जाता है। जैसे आप सभी एक नाव से उतरते हैं, अगर पानी में अगर नाव चल रही है, अगर इससे आप नीचे आइएगा तो नाव पीछे की ओर घिसक जाता है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम का एग्जाम्पल है। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रबलता को निर्धारित करता है। ध्यान रखिएगा। देखिए अगर पिच की बात किया जाए तो किसी का आवाज क्या होता है, मोटा होता है, किसी का पतला होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, मोटर गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं। जो आप सभी एक मिरर देखते हैं, गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा हुआ रहता है वो कौन सा मिरर होता है। हेडलाइट की बात नहीं किया गया है। जो आगे में जो आप बल्ब देखते हैं लगा हुआ आता है वो नहीं, हेडलाइट में जो एक मिरर आता है, साइड में जो एक मिरर आता है पीछे की ओर देखने के लिए, इसमें कौन सा दर्पण हम सभी उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा इसमें उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ये क्या करता है, वस्तु को छोटा दिखाता है। ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण क्या करता है, वस्तु को छोटा दिखाता है। अगर कोई बड़ा वस्तु है तो वो उसको छोटा करके दिखाएगा। वहीं अवतल दर्पण क्या करता है, ये वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। अगर कोई छोटा वस्तु है तो उसको बढ़ा करके दिखाएगा। तो इसके लिए हम सभी क्या करते हैं, हेडलाइट में प्रयोग करते हैं। यानी कि जो आगे आप सभी बम्पर देखते हैं जहाँ पर लाइट लगा रहता है वहाँ पर हम सभी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि रोशनी को वो फैला के दिखाए। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसका ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ से हम सभी क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। चलिए आपसे बताइएगा कि हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है कि किसके लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए करते हैं, पर हाइड्रोमीटर की बात किया गया है वो किसके लिए प्रयोग करते हैं। आवर्त सारणी के समूह 17 तत्वों को क्या कहा जाता है। तो इसे हम सभी कहते हैं हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा आप सभी, भी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, डैश में कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति में व्यवस्थित होते हैं। फ्लोरीन में होता है। ध्यान रखिएगा फ्लोरीन में कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति में व्यवस्थित होते हैं। अगला है, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार की प्रतिक्रिया से किस प्रकार का नमक प्राप्त होता है। देखिए ये क्षारीय लवण आपका प्राप्त होगा। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिएगा कि कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार की प्रतिक्रिया से किस प्रकार का अम्ल या लवण प्राप्त होगा, तो क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डैश सबसे अधिक एक एसिड और एक शराब की प्रतिक्रिया से बनता है। एस्टर बनता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए एस्टर जो है सबसे अधिक एक एसिड और एक शराब की प्रतिक्रिया से बनता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इनमें से कौन सा एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। देखिए बर्फ का पिघलना ये आपका एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा, जिसे हम सभी भौतिक परिवर्तन भी कहते हैं। भौतिक परिवर्तन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए दूध का फटना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। अब इसको पहचानिएगा कैसे, ये समझ लीजिए आप सभी कि आखिर भौतिकी कौन होता है और रसायन कौन होता है। देखिए अगर एक बार दूध फट जाएगा तो क्या लगता है, दूध फिर से इसको बना लीजिएगा, फटा हुआ दूध को नहीं बना सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी अगर जला दीजिएगा आप सभी तो लकड़ी को पुनः जिस अवस्था में था उसी अवस्था में ला सकते हैं, जला के नहीं ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा रासायनिक परिवर्तन है। सिंपल भाषा में समझिए कि जिसका यूज कर दिए आप और उसे पुनः उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर फल को पका दीजिएगा तो फिर उसको कच्चा कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। आप थोड़ा भौतिक परिवर्तन समझ लीजिए। देखिए एक बर्फ दिया हुआ है, अगर आप बर्फ को पिघाल दीजिएगा, ठीक है, तो क्या उसको फिर से बर्फ में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर कोई पानी था, ठीक है, उसको हम बर्फ जमा दिए और फिर उसको पिघाल दिए तो फिर भी जमा सकते हैं उसको। ध्यान रखिएगा, यानी कि जो था उसको फिर उसका आकार चेंज कर दिया और फिर उसी आकार में ला दिए, तो उसी को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो आकार में था और पुनः उसी आकार में उसको ला दे तो वहां पर भौतिक परिवर्तन होता है। वहीं पर रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पहले जो आकार में था और यूज करने के बाद फिर से उसी आकार में नहीं ला पा रहे तो वहां रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला है, किसी नदी में जल प्रदूषण को विघटित मात्रा द्वारा मापा जाता है। तो ये किसके द्वारा मापा जाता है, ऑक्सीजन के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, गंग जल किस नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा नर्मदा की सहायक नदी है। अगला है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोपाल से जो कि फ्रेंड बेतवा नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, भोपाल से बेतवा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गम्मत किस प्रकार की लोक कला है। गम्मत जो है कि किस प्रकार का लोक कला है।
नाटक है एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा आप सभी। गम्मत क्या एक प्रकार का नाटक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित हैं? तो देखिए आगरा में जो मोती मस्जिद को बनवाया गया था, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो यहाँ पर फोकस कीजिएगा, क्या कहा गया है? अप्रत्यक्ष कर नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, संपत्ति शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर नहीं बल्कि ये प्रत्यक्ष कर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या है? ये आपका प्रत्यक्ष कर है, जबकि आपका बिक्री कर हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया और सीमा शुल्क हो गया, ये सभी अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अगला है, डेंगू किसके कारण होता है? तो डेंगू जो फैलता है ये विषाणु के कारण फैलता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, या कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। तो ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ज्यादातर आपको विषाणु ही देखने के लिए मिलता है। अगला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम क्या रखा था? इसे फॉरवर्ड ब्लॉक रखा था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसे प्रतिष्ठापित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रतिष्ठापित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात किया जाए, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात किया जाए तो ये संविधान के भाग 4 में है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अनुच्छेद कह सकते हैं कि 35 से लेके ये 51 तक आता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या बताएं? अनुच्छेद 35 से लेके 51 तक आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। जैसे कि मौलिक अधिकार जो था ये संविधान का भाग कितने में था? भाग 3 में मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 12 से लेके 35 तक था। ध्यान रखिएगा ये आपका 36 से होगा, 36 से लेके 51 तक का नीति निर्देशक तत्व। देखिए मौलिक अधिकार जो होता है ये आपका स्वतः प्राप्त होता है, जो कि 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अनुच्छेद F और अनुच्छेद आपका 31 जो है ये दोनों को हटाकर कहाँ रखा गया है? 300A में रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी। 6 मौलिक अधिकार हैं और आपको जो नीति निर्देशक तत्व जो दिया जाता है ये सरकार के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जबकि मौलिक अधिकार जो होता है ये आपको खुद ही मिल जाता है। एक धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है, तो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो कि राज्यपाल के बारे में सही नहीं है? तो याद रखिएगा आप सभी, वह मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा आप सभी, मृत्यु दंड माफ करने का शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के पास जो है कि मृत्यु दंड माफ करने का जो है कि अधिकार होता है। बाकी बात छोटा मोटा जो अपराध होता है उसको माफ कर सकता है राज्यपाल। वह राज्य विधायिका का एक हिस्सा होता है, बिल्कुल सही है। वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो उच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल करता है। याद रखिएगा आप सभी। उनके पास आपातकालीन शक्ति नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आपातकालीन शक्ति जो होता है ये राष्ट्रपति के पास होता है। ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है, एक राजकीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बताए थे आप सभी को। अनुच्छेद आपका जो है कि 352, अनुच्छेद 356 हो गया और अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है तीनों आपातकाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? देखिए फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा जो था वो लुईस 16वां था। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन था जी? लुईस 16वां। ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए आपसे बताइएगा कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड वो कब हुई थी, क्योंकि इससे पहले आप सभी को ये टॉपिक कंप्लीट करवाया गया था फ्रांस वाला। तो एक बार बताइएगा आप सभी, तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए सन्यासी का विलोम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? गृहस्थ। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द जो है कि चंद्रमा का पर्यायवाची होता है? तो देखिए अगर चंद्रमा की बात किया जाए तो शशि चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। जो आपको हिंदी का सेट दिया गया था उसमें आपको पर्यायवाची कवर करवाया गया था, जिसमें कि आपको डिटेल से सारा चीज बताया गया था आप सभी को।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो देखिए पूस की रात की यहाँ पर बात किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप सभी, प्रेमचंद्र इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, प्रेमचंद्र जो है कि फ्रेंड पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। अभी आप सभी से इस क्वेश्चन का आंसर पूछे थे, अब आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा आप सभी 1789 ईस्वी में, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही मृत्यु हो गई थी? यानी कि उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था और उसका मृत्यु हो गया था पद पे रहते हुए ही। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश जो बनी थी वो एम फातिमा बीबी बनी थी, यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसको कर लीजिएगा कि किस किस राज्य की प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री बनी थी? देखिए यूपी का, याद रखिएगा यूपी राज्य का सबसे पहला मुख्यमंत्री जो है कि सुचेता कृपलानी बनी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा जो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा आप सभी, राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति ही करता है। अगला है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि फ्रेंड परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस क्लासेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुल हम सभी 50 क्वेश्चन कवर किए, जिसमें कि आपको हिंदी का, उसके बाद जो है कि आपका साइंस का दिया गया था यानी कि विज्ञान का, उसके बाद जो है कि आपका जीके जीएस यानी कि सोशल साइंस का जो पोर्शन है वो पोर्शन को मेंशन किया गया था। तो आज की ये क्लासेस कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो क्लास को लाइक करके शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए अब समय कम है, इस समय में प्रॉपर आप सभी तैयारी करते रहिए अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में, क्योंकि जब तक एक्टिव नहीं रहिएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।